Hello students, welcome back to our YouTube channel Zoologic Minds. So we were started with the unit physiology in which we covered the chapter 1 which is the digestive system, human digestive system. उसको हमने 4 पार्ट्स में कवर किया था जिसको मैंने फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए वो सारे लेक्चर्स, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में वो सभी लेक्चर्स देख सकते हैं। और आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, एंड द स्ट्रक्चर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, parts of the human respiratory system, mechanism of breathing, respiratory volumes and capacities, transport of gases and regulation and disorders. Okay, सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अभी तक इसमें कन्फ्यूजन होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, बट नहीं, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। तो आप जो इनहेल और एक्सहेल करते हो ना, उस प्रोसेस को ही ब्रीदिंग बोलते हैं जो कि आपके सेल्स में होता है। जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। जो भी आप फूड इनटेक करते हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, जो कुछ भी आप खाते हो उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसको उससे क्या करता है, एटीपी रिलीज होते हैं। ठीक है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वाटर भी रिलीज होता है उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ठीक है, तो जो एनर्जी है हमारा वो टेम्परेरीली एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि ब्रीदिंग क्या है? इट इन्वॉल्व्स द इंस्पिरेशन यानी इनहेल एंड एक्सपिरेशन यानी एक्सेल ऑफ गैस। ठीक है, तो इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो एयर एंटर करती है हमारे लंग्स में, और एक्सपिरेशन के टाइम पर क्या होता है कि हमारी जो एयर हमारी बॉडी से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रीदिंग बोलते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है और ये हमारे सेल्स में हो रहा है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यानी कि एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें बर्निंग ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स हो रहा है। ठीक है, जिसको हमारे जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ में हो रहा है। ठीक है, और क्या रिलीज़ हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और एनर्जी कहाँ पे? एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो ये आपका ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं जो हमारे अलग अलग फाइलम के ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो फ्लैट वर्म्स यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं और राउंड वर्म्स भी बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। एनिलीड्स में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, एंड आर्थ्रोपोड्स में गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। मोलस्का में टेनिडियास आर प्रेजेंट फॉर द रेस्पिरेशन। इकाइनोडर्म्स में डर्मल ब्रैंकी एंड ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है। जबकि हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा तीनों में ही फेरिंजियल वॉल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स एंड फिशेस में गिल्स होते हैं, एम्फीबियंस में स्किन, बकोफेरेंजियल कैविटी एंड लंग्स, जबकि रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में ओनली लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो जिस जिस पाथवे के थ्रू हमारा एयर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेकर के लंग्स तक पहुंचता है, उसी उसी को हम पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, तो नोज से एंटर किया, नेजल कैविटी में गया, इंटरनल लेयर्स में गया, फिर फेरिंग्स तक पहुंचा, फिर लैरिंग्स तक पहुंचा, फिर आगे कहाँ पहुंचा? ट्रैकिया और प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई भी डिवाइड हो जाती है बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में। तो देखते हैं हर एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल लेयर्स यानी कि नॉस्ट्रिल्स, जो बाहर के एनवायरनमेंट की तरफ ओपन हो रहा है ना, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर्स। तो अ पेयर ऑफ होल्स
ऑफ द नोज आर कॉल्ड एज द नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल लेयर्स। ठीक है, तो नेजल कैविटीज फिर नॉस्ट्रल से कहाँ पहुँचा, नेजल कैविटी। कितने नेजल कैविटी हैं हमारे, 2 नेजल कैविटीज है। ठीक है, 2 नेजल कैविटीज हैं जो कि सेपरेटेड हो रही है किससे, नेजल सेप्टम्स में। ठीक है, और हर एक नेजल कैविटी में 3 बोनी रिजेस होती है। ठीक है, 3 बोनी रिजेस कौन कौन से, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर रिजेस हैं। ठीक है, जो कि हर एक वॉल नेजल कैविटी के वॉल पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब इंटरनल लेयर्स आगे जो होल्स हमारे लंग्स की तरफ ओपन हो रही है ना, उनको बोल रहे हैं हम इंटरनल लेयर्स। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर ही एक पार्ट में ओपन हो रही है ना, इसलिए इसको इंटरनल लेयर बोल रहे हैं। ठीक है, दीज आर पेयर्ड ऑफ ओपनिंग्स विच ओपन इनटू द फेरिंग्स। ठीक है, अब फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स तो ये एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज द नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, अब लैरिंग्स की बात करते हैं, जिसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, साउंड बॉक्स बोल देते हैं। और ये साउंड बॉक्स है ना, आपको वॉइस में बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलता होगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये प्यूबर्टी के टाइम पे बॉयज़ में जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स जाके लैरिंग्स में ओपन हो गया। ठीक है, अब लैरिंग्स जो होता है ना, वो 9 कार्टिलेजेस होते हैं उसमें। ठीक है, उसके अराउंड, जिसमें क्या होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं यानी कि सिंगल होते हैं, और 3 पेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, तो जो अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस, और थायराइड एंड क्रिकॉइड। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये एपिग्लॉटिस है ना, ये इस ग्लॉटिस की कवरिंग होती है। एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या होता है, ये जो विंड पाइप होती है ना आपकी, इसी को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कवरिंग, सॉरी, जो विंड पाइप होती है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, उसकी कवरिंग को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। अभी एपिग्लॉटिस होता किस लिए है, अब जैसे आपने ये देखा ना यहाँ पे कि कॉमन पैसेज होता है एयर एंड फूड का। तो सपोज आप कोई फूड खा रहे हो, तो वो आपके विंड पाइप में ना चली जाए, तो इसकी वजह से उसके ऊपर ये कार्टिलेजिनस कवरिंग होती है। तो जब आप कोई खाना स्वॉलो करते हो तो वो जो एपिग्लॉटिस होता है, ये इसके विंड पाइप के आपके होल को कवर कर लेता है। तो वहाँ पे आपका फूड फिर नहीं जाता है, फिर आपके फूड पाइप में ही जाता है खाना, विंड पाइप में नहीं जाता है। ठीक है, बाय मिस्टेक चला भी जाता है तो वो कफ वगैरह के थ्रू हम उसको बाहर कर देता है। और दूसरा क्या है, अनपेयर्ड वाला दूसरा क्या है, थायराइड एंड क्रिकॉइड। अब जो पेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं वो क्या है, अराइटिनॉइड, कार्टिलेजेस ऑफ सेंटोरिनी एंड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो हो गए टोटल 3 पेयर्ड यानी कि 6, और 3 अनपेयर्ड यानी कि टोटल 9 कार्टिलेजेस हो गए। अब देखते हैं, अब लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया के पास पहुंच जाता है। तो ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम में इधर आपको ये लैरिंग्स दिख रहा होगा। अब लैरिंग्स के बाद में ये आपका एक स्ट्रेट ट्यूब है पूरा, ये आपका ट्रैकिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एयर यहाँ से जाके यहाँ पे पहुंच गया। तो देखते हैं कि लैरिंग्स क्या होता है। लैरिंग्स लीड इनटू द trachea. Its rings are made up of hyaline cartilage. The rings of trachea यानी कि wind pipe are incomplete posteriorly. ठीक है, तो आपका ये जो सामने की तरफ होता है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, एन्यूलाइज, आपको एनिलाई की तरह दिख रहे होंगे, ऐसे सामने की तरफ रिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किसके बने होते हैं, ये हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक है, अब ये ना इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब ये आगे की तरफ है ना, ये होते हैं, बट जो वेंट्रल साइड पे होते हैं, बट डॉर्सल साइड पे ये नहीं होते, इस सी शेप के होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट बोलते हैं।
ठीक है। द ट्रैकिया इज लाइन बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर दो। ठीक है कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथीलियम से ट्रैकिया पूरी की पूरी लाइन होती है। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, आपको दिख ही रहा होगा डायग्राम में। यहाँ लैरिंग्स के बाद में यहाँ सीधा 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 स्ट्रेट ट्यूब आ रहा है। बट कब तक स्ट्रेट ट्यूब है? जो हमारे थोरैसिक रीजन की जो फिफ्थ वाली वर्टिब्रा है वहाँ तक तो ये स्ट्रेट आता है, और उसके बाद में है ना ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। एक लेफ्ट साइड चला, एक लेफ्ट लंग में चला जाता है और एक राइट लंग में चला जाता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं यहाँ पे लिखा है इट एक्सटेंड्स up to the mid-thoracic cavity. The trachea divides at the level of fifth thoracic vertebra into what? Into right and left primary bronchi. ठीक है, the walls of the bronchi are also supported by the cartilaginous rings. मतलब अभी तक ये जो incomplete cartilaginous rings थी ना, ये अभी भी present है। The primary bronchi enter the right and left lungs. ठीक है, अब लंग्स में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आ गई है तो लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लंग्स आपको पता होगा कि ये दो दो होता है, वन पेयर होता है। ठीक है, एक राइट वाला होता है, एक लेफ्ट वाला होता है। इसके ना दो लेयर्स होती हैं। सपोज ये आपका, मैं लंग की अगर मैं वॉल बनाऊं, ठीक है, तो ये दो लेयर्स होती हैं इसके। इसको क्या बोलते हैं? इसकी मेम्ब्रेन को प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, तो जो बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं पैराइटल, और जो अंदर की तरफ होता है उसको बोलते हैं विसरल। विसरल का मतलब क्या होता है? विसरा का मतलब ऑर्गन होता है, तो जो ऑर्गन के पास प्रेजेंट होगा वो विसरा, और जो पेरिफेरी पे होगा वो पैराइटल। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको यही रिलीज करती हैं, जो इनकी प्लूरल मेम्ब्रेन है ना, यही रिलीज करते हैं। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, जिसको कौन से क्रिएट करती है? प्लूरा। ठीक है, तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि जो लेफ्ट वाला लंग है वो छोटा होता है और राइट वाला लंग बड़ा होता है। ठीक है, लेफ्ट लंग पे ना एक कार्डियक नॉच भी होती है। क्यों होती है? आपने ऐसे बहुत बार पढ़ा होगा ना कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड होता है। लेफ्ट साइड नहीं होता है एक्चुअली, वो लेफ्ट साइड है ना थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। होता वो बीच में ही है, बट थोड़ा सा ना ऐसे टिल्टेड रहता है लेफ्ट साइड में। तो उस यहाँ पे तो इसी हर्ट की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे एक नॉच बन जाती है। ये देख रहे होंगे ना आप, ये नॉच बन जाती है। इसी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं हम? कार्डियक नॉच बोल रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वाला छोटा है, राइट वाला बड़ा है। लेफ्ट साइड पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट है, और लेफ्ट वाले ना सिर्फ दो लोब्स में डिवाइडेड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। और यहाँ पे लेफ्ट वाले में ऑब्लीक फिशर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिशर क्या होती है? एक डीप ग्रूव्स जो होते हैं ना उसको फिशर बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वाले में ऑब्लीक फिशर प्रेजेंट है और दो लोब्स में डिवाइड कर रही है वो। जो बड़ा वाला लोब है उसको कह रहे हैं सुपीरियर, और जो छोटा लोब है उसको कह रहे हैं इंफीरियर लोब। जबकि जो राइट वाला हमारा लंग है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये बड़ा भी है, और इसमें दो फिशर्स अवेलेबल हैं, मतलब हैं, प्रेजेंट हैं, विच इज़ द हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर। ठीक है, अब इसके कौन से थ्री लोब हैं? सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ T5 रीजन से डिवाइड कर दिया, प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया ये हमारा ट्रैकिया। तो यहाँ से क्या होता है ना कि यहाँ से हमारा जो है, हमारा ऐसे लंग प्रेजेंट होता है, यहाँ से हमारा लंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अब हमारी जो ये ब्रोंकाई है ये लंग्स में कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्राइमरी ब्रोंकस में तो ये डिवाइड हुए, तैसे ही हमारे लंग्स में पहुंच गए। फिर लंग्स में पहुंचने के बाद में ना
ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये वाले यहाँ, ये सपोज ये आपका T5 रीजन है, यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, इसमें और इसमें, यानी कि प्राइमरी ब्रोंकाई में ये लेफ्ट वाला हो गया और ये सॉरी ये राइट वाला हो गया और ये आपका लेफ्ट वाला हो गया। फिर उसके बाद में ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, इनमें फिर से ब्रांचिंग हो जाती है, फिर ये किस में डिवाइड हो जाते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, फिर इनमें फिर से ब्रांचिंग हो जाती है, फिर किस में डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाते हैं। और उसके बाद में ब्रोंकाई के बाद में ये फिर से डिवाइड हो जाता है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, कार्टिलेज जो ये आप देख रहे थे ना, हाइलेन कार्टिलेज की जो रिंग्स होती हैं वो आपके ना सिर्फ ब्रोंकाई तक प्रेजेंट होती है। ब्रोंक्यूल्स में आपके जो रिंग्स होते हैं, हाइलीन कार्टिलेज के रिंग्स, वो एब्सेंट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे वो चीज़ को हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले प्राइमरी ब्रोंकस का लंग्स में पहुंच गए, फिर वो उनका ब्रांचिंग हुई, फिर वो सेकेंडरी में डिवाइड हो गई, फिर ब्रांचिंग हुई, फिर वो टर्शरी में डिवाइड हो गए। फिर क्या हुआ, टर्शरी ब्रोंकाई में फिर से वो सब डिवाइड हो गए किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। और ब्रोंक्यूल्स में क्या हो गया, जो हमारे कार्टिलेजिनस रिंग्स थे वो एब्सेंट हो गए, यानी कि सिर्फ टर्शरी ब्रोंकाई तक प्रेजेंट है आपके रिंग्स। ठीक है, अब जो हमारे ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में वो सब डिवाइडेड हुए, तो ब्रोंक्यूल्स में भी पहले लोब्यूलर ब्रोंक्यूल में, फिर लोब्यूलर ब्रोंक्यूल के बाद में टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलर डक्ट में जाते हैं, फिर एल्वियोलर डक्ट से हमारी एयर जो है एल्वियोलर सैक में जाती है, फिर एल्वियोलर सैक के बाद में एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है, और फिर एल्वियोलाई में आपके जो होता है ना, गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एल्वियोलर सैक होता है। तो ये ना, अगर जो अ, वो क्या कहते हैं, ग्रेप्स होता है ना, अंगूर, अंगूर के गुच्छे जैसा दिखता है ये, इसमें ये आपका पूरा का पूरा सैक है और इसमें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अंगूर की तरह एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और उन्हीं में आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो हमारा जो अ, ये जो आपका ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल, मतलब ये सारा का सारा ना आपका दो रीजन में डिवाइड है। पूरा आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो रीजन में डिवाइडेड है। ठीक है, तो वो कौन से रीजन है, पहला है हमारा कंडक्टिंग जोन और दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी जोन। तो कंडक्टिंग जोन जो है वो हमारे एक्सटर्नल लेयर्स यानी नॉस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऊपर आप पूरा वो नोज वगैरह इमेजिन कर लो। ठीक है, तो वहाँ से लेकर के आपके पूरे टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक प्रेजेंट है कंडक्टिंग जोन। फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी जोन आता है आपका, कहाँ से, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के पूरा एल्वियोलाई तक आपका रेस्पिरेटरी जोन आ रहा है। ठीक है, तो कंडक्टिंग जोन का क्या काम है, कंडक्टिंग जोन का काम है, जो बाहर से एयर आ रही है उसका टेम्परेचर कुछ और होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ और है, तो उसके जो बाहर की एयर को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करने का काम होता है कंडक्टिंग जोन का। ठीक है, और ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर को कराता है और फिल्टर का भी काम करता है ये। बहुत सारे ये सीलिएटेड हमारे जो यहाँ नॉस्ट्रल के पास में आप देख रहे होंगे ना, एयर वगैरह है, ये भी फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन का एक ही काम है, क्या, मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि रेस्पिरेटरी, अरे यहाँ पे एक चीज़ एब्सेंट है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी, अब बीच में ना इधर पे ब्रोंक्यूल ऐड कर लेना। तो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर के पूरा आपके यहाँ एल्वियोलाई तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड है, कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन।
अब हम लोग जो है ना एक सेक्शन ऑफ एल्वियोलाई देख लेते हैं कि एल्वियोलाई में कैसे जो है गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो डायग्राम है ये पूरा एल्वियोलाई का सेक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मेनली तीन तीन लेयर होती हैं। ठीक है, पहली लेयर जो होती है वो इसी एल्वियोलाई की होती है, ये वाली जो आपको ये सेल्स देखने को मिल रहे हैं ये। तो ये किसकी होती है? स्क्वैमस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है ये। ठीक है, ये वाली। और उसके बाद में यहाँ पे एक होती है नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बीच में ये जो आपका एल्वियोलाई है और ये जो ब्लड वेसल है, इनके बीच में एक नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद में एक लेयर जो है ये इसकी जो आपकी ब्लड कैपिलरी है यहाँ पे होती है। उसमें क्या होती है? उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। ठीक है, एंडोथीलियम। तो ये तीन लेयर प्रेजेंट है, कौन सी? जिसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि क्या होती है? लेस देन 1 mm। ये 1 mm से भी ज़्यादा पतली होती है ये, और इसी मेम्ब्रेन के थ्रू आपका रेस्पिरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैस पूरा का पूरा होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, the non-cellular basement membrane and endothelium of the blood vessel। ठीक है, और ये क्या होते हैं? लेस देन 1 mm होते हैं। ओके, तो ऐसे आपका यहाँ से इतने पतली सी लेयर होती है, तभी आपका यहाँ से गैस एक्सचेंज होता है। तो आपके सारे के सारे जो ऑक्सीजन होते हैं वो टिश्यूज यूज कर लेते हैं, और जो टिश्यूज ने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है वो सारा का सारा आपका बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन के ना ये 5 मेन स्टेप्स हैं, विच इज द ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सिंपली यही होता है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, या इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एल्वियोलाई और हमारी जो पल्मोनरी कैपिलरी है, यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये पल्मोनरी कैपिलरी है आपकी। ठीक है, तो एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होता है, इसी को क्या बोलते हैं? हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। फिर उसके बाद में आपका आता है इंटरनल रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है कि हमारा जो कैपिलरी है और टिश्यू के बीच में गैस एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे और एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और कैटाबॉलिक रिएक्शंस को होने देंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 ही पार्ट में फिनिश करते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट 2 में हम मैकेनिज्म, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटीज, ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेशन डिसऑर्डर ये सारा का सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज की सेक्शन को यहीं पे एंड करते हैं। So if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon for the latest update। एंड आप ऑल्सो सजेस्ट कर सकते हो मुझे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसे मैंने एनिमल डाइवर्सिटी तो पूरी कर दी है, हर एक फाइलम के बारे में पढ़ा दिया, बट कई बार है ना इनमें बीच बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी होते हैं। जैसे मैंने कैनाल सिस्टम पढ़ाया, वास्कुलर सिस्टम पढ़ाया, डिफेंस मैकेनिज्म नेडेरियंस में पढ़ाया। ऐसे ही बहुत सारे और आर्थ्रोपोड्स में जैसे कॉकरोच के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट डाउन भी कर सकते हो, तो मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा दूँगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, बाय बाय।